हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी सहायता यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं रीजनिंग की एक और न्यू वीडियो, जिसमें हम जो है एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है रक्त संबंध, इंग्लिश में से ब्लड रिलेशन कहते हैं। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया, जिसके लगभग 3 वीडियो हमने अपलोड की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ये पार्ट 1 है रक्त संबंध का, और अभी 2 पार्ट और आएंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। और ये आपके टारगेट करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस, जो हाल ही में अभी आने वाला है, और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में आएगा, और यूपी बी एड एंट्रेंस टेस्ट जो अभी आने वाला है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में रीजनिंग आती है, और रक्त संबंध का उसमें क्वेश्चन जरूरी आता है। तो सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होगी, आप वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप कैसे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको समझने की बात है, अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको 5 से 10 मिनट 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आपके लिए 10 से 15 मिनट भी जो है कम पड़ जाएंगी। तो बस सारा खेल समझने का, जिसकी समझ में आ गया उसका तक काम फाइनल है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कैसे आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो हो सके तो जहाँ तक हो सके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अभी चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो रीजनिंग का ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते होंगे जो कि हमने पहले भी रीजनिंग की जो ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड जो हमारी चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो कि हमारे चैनल पर उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो आप चैनल की वीडियो में जाकर दे सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीजनिंग को यहाँ पर रीजनिंग के यहाँ पर हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें ये पार्ट 1 है, और ये होगा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी होंगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आप बिल्कुल भी सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे। और ये फर्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो जानकारी दूंगा जिससे आप क्वेश्चनों को जो है सोल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर आपने इसका एक भी पार्ट थोड़ा सा भी मिस कर दिया ना, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों को एक एक बात को जो है ध्यान से सुनना है, क्या मैं आपको बताऊँगा और कैसे आपको उसे फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं, तो पहले पीढ़ी के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें जो हमें आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर फर्स्ट पीढ़ी होता है, जो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट पीढ़ी है। देखिए यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी है। और इसमें हमारे कौन कौन आते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर परदादा जी आते हैं, परनाना जी आते हैं, परदादी जी आती हैं, और परनानी जी आती हैं। इंग्लिश की बात करें तो परदादा को और परनाना को इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, और परदादी और परनानी को ग्रेट ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी सेकंड की बात करें तो सेकंड जनरेशन में हमारे जो है दादाजी आते हैं। ठीक है, और दादाजी होते हैं हमारे पापा के पापा, और परदादा होते हैं कि हमारे दादा के पापा। ठीक है, और यहाँ पर नाना ग्रैंड फादर ये इसमें आ जाता है, ग्रैंड मदर दादा और नानी इसमें आ जाता है सेकंड जनरेशन में यानी दूसरी पीढ़ी में। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये यहाँ पर पेरेंट्स आ जाता है हमारे थर्ड जनरेशन में। पहले पेरेंट्स माता पिता आ जाएंगे, ठीक है, फादर माता एंड पिता, मैटरनल अंकल मामा, और पैटर्नल आंटी यानी मामी, और यहाँ पर चाचा चाची सब इसी में ही आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड जनरेशन में। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें हम पहले खुद आ जाएंगे, यानी हम स्वयं जो हम हैं वे आ जाएंगे, हमारे ब्रदर आ जाएंगे, हमारी सिस्टर आ जाएंगे, हमारे कजन्स यानी चचेरे भाई बहन आ जाएंगे, स्पाउस आ जाएंगे, जिसमें पति या पत्नी आ जाएंगे। ठीक है, ब्रदर इन लॉ आ जाएंगे यहाँ पर। और जो ब्रदर इन लॉ में जो है किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए, पत्नी की बहन का पति, जिसे हम क्या कहते हैं आम भाषा में साडू भाई कहते हैं। ठीक है, और सिस्टर इन लॉ आ जाएगा जिसे हम भाभी कहते हैं। ठीक है, अभी फिफ्थ जनरेशन में हमारा बेटा आ जाएगा। ठीक है, हमारी बेटी आ जाएगी, नेफ्यू भतीजा या भांजा आ जाएगा, नीज आ जाएगा भतीजी या भांजी, और यहाँ पर सन इन लॉ आ जाएगा जिसे हम आम भाषा में दामाद कहते हैं। ठीक है, तो एक कर्जर का यहाँ पर देख सकते हैं दामाद आ जाएगा। ठीक है, अब डॉटर इन लो बहू या बेटे की पत्नी आ जाएगी। ठीक है,
बहू कहते हैं बेटे की पत्नी को, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ आ जाएगी। और यहाँ पर सिक्स्थ जनरेशन यानी छठी पीढ़ी में आ जाएगा ग्रैंडसन यानी पोता या फिर नाता, ठीक है। नाता मैं बता देता हूँ, पोता तो आप जानते होंगे कि हमारे बेटे का बेटा जो पोता होता है, और नाता कौन होता है, हमारी बेटी का बेटा हमारा नाता होता है। और पोती और नाती आप जानते होंगे सेम वही है, ग्रैंड डॉटर आ जाएगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसे बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपको अपना फैमिली ट्री जो है वो कैसे ड्रॉ करना है, यानी आपको फैमिली ट्री कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि फैमिली ट्री जो है वो कैसे बनता है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे मेल के लिए प्लस का आइकन, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल के लिए माइनस, यहाँ पर जो है एरो का चिन्ह यहाँ पर यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम जनरेशन, अगर सेम जनरेशन में बात करें तो हमारे भाई बहन और कजन्स यानी चचेरे भाई बहन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारी सेम जनरेशन के, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सिंपल एरो का यूज करेंगे, ठीक है, सीधे लाइन का। और अगर हम कपल की बात करें जिसमें पत्नी आ जाता है, ठीक है, तो इसमें कपल में हम दो एरो का यूज करेंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आगे हमें यही लगाना है, नहीं, हम सीधी लचकी सीधी लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो और जनरेशन गैप की बात करें तो उसके लिए हमें जो है नीचे को ऐसे एरो का यूज करना है। अब देखिए जो सेम जनरेशन का उदाहरण है, देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है, ठीक है। सी इज वाइफ ऑफ डी, यानी सी जो है वो डी की पत्नी है। जनरेशन गैप की बात करें तो ई इज फादर ऑफ ए, यानी ई जो है एफ के पिता हैं। और जी इज डॉटर और एफ यानी जी जो है एच की बेटी है। तो ये यहाँ पर जो है जनरेशन गैप हो जाता है। आगे बात करेंगे। और देखो एक बात का ध्यान रखना, नाम से कभी भी हमें जेंडर का पता नहीं लगाना जब तक कि क्वेश्चन में उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर किसी का नाम नेहा है, ठीक है, तो हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि नेहा मेल फीमेल ही होगा, वो मेल भी हो सकता है। जब तक हम नहीं कह सकते तब तक कि क्वेश्चन में कोई जानकारी ना मिल जाए। तो ध्यान रखें, नाम से जो है हम जेंडर नहीं पता लगाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम पजल फॉर्म यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिंपल ब्लड रिलेशन अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंडिकेटिंग फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, इंडिकेटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग वाले सवाल यानी इशारा करने वाले सवाल आ जाएंगे, जो कि आप कुछ जान जाएंगे कौन से होते हैं इशारे करने वाले सवाल। आगे जब क्वेश्चन आएंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये जो सेकंड और थर्ड है ये आएगा अभी पार्ट सेकंड में और थर्ड में। फिलहाल तो हम आज करने वाले सिंपल ब्लड रिलेशन में। और थर्ड में जो आएगा कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा, जिसमें ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और ज़रूरी नहीं है कि ए बी का भाई होगा, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता भी हो सकता है, ए बी की बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सिंपल ब्लड रिलेशन यानी पजल फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों हर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन में मैं आपको वे बातें बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन हल करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, काफ़ी आसान सवाल है, आप पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कर्जर कहाँ गया, अच्छा ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि बी की माँ ए की माँ की बेटी है, ठीक है, तो बताए ए का बी से क्या संबंध है। तो हमें जो है ए का बी से संबंध बताना है। और ये कह रहा है कि बी की माँ ए की माँ की बेटी है, तो उसके लिए हमें फैमिली ट्री बनाना है। उसके लिए हम पहले बी लिखेंगे, ठीक है, सॉरी। और ये कह रहा है कि बी की माँ, तो यहाँ हम माँ लिख देंगे, बी की माँ
और देखो ये जो मैंने लगाया, क्योंकि ये माँ बेटे की बात हो रही है या बेटी की, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर जेंडर गैप हमें मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसे सही से कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है एक वो मिल रहा है गैप, जनरेशन गैप मिल रहा है। और कह रहा है कि बी की माँ ए की माँ की बेटी है, तो अगर ए की माँ की बेटी है तो ए यहाँ आएगा और इसकी माँ यहाँ आ जाएगी। अब अगर इसकी माँ की बेटी है तो ये जरूर इनका रिलेशन होगा, यानी माँ, इस माँ की ये दोनों बेटा या बेटी होंगी दोनों। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, इन दो का हमें पता लग गया क्योंकि ये फीमेल होंगी, लेकिन इसका ये फीमेल है या मेल है, और या ये फिर मेल है या फीमेल है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है, तो ए जो है बी का कौन होगा। तो हमें अब जेंडर से इसका मतलब नहीं रह जाता, लेकिन हमें ए के जेंडर का पता लगाना है। लेकिन अगर हमें ए के जेंडर का पता नहीं लगता है क्वेश्चन में, और बेटी या बेटा यानी मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, तो हम हमेशा जो है मेल पर्सन को जो है प्रायोरिटी देते हैं। अब आप इससे जो है भेदभाव की नीति समझिए या फिर समानता पर प्रहार, बट रीजनिंग में ऐसा ही है, जब तक समझेंगे हम मेल प्रायोरिटी, जो मेल पर्सन है उसको प्राथमिकता तब देंगे जब क्वेश्चन में या तो निर्धारित नहीं किया जा सकता या फिर उसमें मेल दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें दिया जाता कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो फिर हमारा ऑप्शन वही सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें मेल दिया गया है और जिसमें फीमेल नहीं है। अगर दोनों भी दिया जाता फिर भी यहाँ पर ई ऑप्शन होता जिसमें आंकड़े या पर्याप्त या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो क्वेश्चन सही हो, वो ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ऑप्शन में मामा है, तो अब अगर तुम्हारी माँ का भाई या बहन होगा, अगर बहन होती तो मौसी लिखा जाता, जो कि मौसी यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। और या फिर मामा होगा, क्योंकि इन दो के जेंडर का हमें पता नहीं है कि कोई एक तो होगा, इसलिए यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए मामा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कुछ भी आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, तो बताए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इसे सोल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि एम जो है किसका भाई है, एन का। तो एन का भाई है, भाई यानी एम है, तो इसके हमें मेल का पता लग गया, यानी एम मेल होगा, लेकिन एन के जेंडर का भी हमें पता नहीं लगा। चलिए आगे देखते हैं। बी जो है एन का भाई है, तो इसका भी एक और भाई हो जाएगा जो होगा बी, और इसके भी जेंडर का पता लग गया, लेकिन फिर भी अभी तक हमें एन के जेंडर का पता नहीं लगा है। अब कह रहे कि एम जो है वो डी का भाई है, तो अब एम डी का भाई होगा, तो डी के जेंडर का भी हमें नहीं पता है, क्योंकि एम का जेंडर यहाँ पर पता चला है। लेकिन एन जो है वो डी का भाई नहीं है। इसका मतलब अगर एन डी का भाई नहीं है तो यू इसकी बहन हो जाएगी, और इसका जेंडर कुछ भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो बताए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाता, ये मेल हो चाहे फीमेल हो। पूछ रहा है कि एन का संबंध डी से किस प्रकार है, तो ये इसकी बहन होगी, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता चल गया है। अगर पूछता कि डी का संबंध एन से किस प्रकार है, तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि ऑप्शन में फिर एक और होता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन और होता, ठीक है। आगे क्वेश्चन में भी आएगा, मैं आपको बता दूँ, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर आंकड़े या पर्याप्त, एक ऑप्शन और होता, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा गया एन का संबंध डी से, तो ये सिंपल सी बात है, जब इसका जेंडर दे दिया गया तो ये बहन होगी। ऑप्शन सी सेकंड का राइट आंसर। तो ये सब बिल्कुल सेम जनरेशन का सवाल था, इसमें कहीं भी जनरेशन गैप नहीं था, यानी यहाँ पर किसी का भी पिता या किसी की भी माँ नहीं बनाया गया था, किसी का बेटा नहीं बताया गया था, ये सेम जनरेशन का सवाल था, तो हमने सेम जनरेशन जो है हमने यहाँ पर कर दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है, सी डी की बहन है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसका हम पता लगाते हैं। अब देखो ना, यदि ए बी का भाई है, तो ए जो है ये किसका भाई है, बी का, तो हमें इसके जो है जेंडर का पता चल गया, लेकिन बी के जेंडर का पता नहीं चला। अब बी जो है सी का पिता है, तो बी सी का पिता है,
तो ये बी सी का पिता, तो जेंडर गैप होगा, ये नीचे को होगा। और ये अब देखो हमें पता चल गया, ये जो है इसका पिता हो जाएगा। कह रहा कि जो बी है वो सी का पिता है, सी डी की बहन है। अब जो सी है ये डी की बहन है, सॉरी, सी जो है डी की बहन है, इसका भी जेंडर हमें पता चल गया, लेकिन डी के जेंडर का भी हमें पता नहीं चला। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब ये हमें पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर नहीं दिया गया है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दे दिया गया है, ज्ञात नहीं किया जा सकता या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करता कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो चाहे फिर फीमेल होता है मेल होता है, फिर उसका ये चाचा हो जाता, लेकिन हम चाचा नहीं कह सकते क्योंकि डी का संबंध पूछा गया ए से, इसलिए हम भतीजी नहीं कह सकते, भतीजा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में लेकर चलनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या कह रहा है कि डी बी का भाई है, के बी की बहन है, टी एम का पिता है जो के का भाई है, एफ बी की माँ है, कम से कम टी और एफ के कितने बेटे हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले लिखते हैं डी बी का भाई है, तो डी कौन है, ये बी का भाई होगा, तो डी बी का भाई है, तो इसके मेल का हमें पता चलेगा, इसका जेंडर मेल हो जाएगा। के बी की बहन है, तो अब ये के जो है ये बी की बहन है, इसका भी जेंडर हमें पता चल गया के का। फिर कह रहा है कि टी एम का पिता है। अब देखो इन तीनों में टी कहीं भी नहीं है और ना एम है, तो इसे अभी हम छोड़ देंगे। जो के का भाई है, अब जो किसके लिए यूज होगा इस बात का ध्यान रखना, जो यूज होता है हमेशा वर्ड के सेकंड पर्सन के लिए, यानी एम के लिए यूज हुआ है, और जो किसके लिए यूज हुआ है एम के लिए, तो एम जो है के का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी मेल का वो सॉरी जेंडर का पता चलेगा, ये मेल होगा। अब कह रहा है कि टी जो है एम का पिता जो के का भाई है, तो अब इसका पिता कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, और ये मेल होगा, इसके भी जेंडर का पता लग गया। एफ जो है वो बी की माँ है, तो एफ जो है वो बी की माँ है। अगर एफ बी की माँ हो जाएगी तो टी और एफ ये कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने बताया कि पति पत्नी के लिए यहाँ पर हम ये दो यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि थोड़ा सही मेरी राइटिंग नहीं आ रही है, तो चलिए एक बार इसे सही से कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों। चलिए अब थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कम से कम टी और एफ के कितने बेटे हैं। अब देखो हमें यहाँ पर इसका जेंडर पता नहीं लगा है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बी का जेंडर यहाँ पर गिवन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम टी और एफ के कितने बेटे हैं, तो इसके लिए हमें कम से कम का तो पता है, तो टी और एफ पति पत्नी है, तो इसके एक बेटा डी हो जाएगा और एम हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि टी और एफ के कितने बेटे हैं, तब इसका ऑप्शन हो जाता ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर गिवन नहीं था। लेकिन हमें यहाँ पर कम से कम पूछा गया, तो कम से कम तो हमें पता है, दो तो हैं ही, तो तीसरे का हमें पता नहीं बेटी है बेटा, तो ऑप्शन इसका बी एस सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी के पिता है, एस एम की माता है, के का आर से क्या संबंध है। तो इसका भी हम पता लगाते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिसकी समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए डी जो है वो के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है, तो डी के का भाई है। एम जो है वो के की बहन है, एम जो के की बहन है, के का जेंडर अभी हमें पता नहीं चला, आर डी के पिता हैं, तो ये आर हो जाएंगे यहाँ, और आर ये पिता हो जाएंगे, इसके भी जेंडर का हमें पता चल गया है। एस जो है एम की माता है, तो एस जो है एम की माता है, इस हिसाब से ये पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पति पत्नी हो जाएंगे।
के का आर से क्या संबंध है। अब हमें पूछ रहा है के का आर से क्या संबंध है, और के का हमें जो है यहाँ पर जेंडर गिवन नहीं है, तो के का आर से क्या संबंध होगा। तो के जो है आर की के जो है आर की बेटी भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है, और ऑप्शन में गिवन बता गया है कि बेटा या बेटी दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जेंडर इसका गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ऑप्शन में बेटा या बेटी दोनों दे दिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बेटा या बेटी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान है, पर ये थोड़ा अल्फ़ाबेटिक से अलग है। ठीक है, नेहा राम की बेटी है, सुनीता राम की माँ है, रेखा राम की पत्नी है, आरती और मोहिनी राम की बेटियां हैं। तो सुनीता मोहिनी से किस प्रकार संबंधित है। हमें सुनीता का पता लगाना है कि ये मोहिनी से किस प्रकार संबंधित है। तो उसके लिए हम देखें वही फैमिली ट्री बनाते हैं अपना। यहाँ पर लिखेंगे नेहा। ठीक है, अब देखो नाम से यहाँ पर जेंडर पता नहीं लगाना है बिल्कुल ही, जब तक कोई जानकारी नहीं मिल जाए। तो इसमें जानकारी दे दी गई है, नेहा जो राम की बेटी है, इसलिए जेंडर का पता लग गया है। और अभी भी राम के जेंडर का नहीं पता लगा है। नाम से कभी भी हमें जेंडर का पता नहीं लगाना जब तक क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दे दी जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। सुनीता राम की माँ है, तो यहाँ पर सुनीता आ जाएगा, और ये माँ हो जाएगी, तो इसका पता लग गया फीमेल है। रेखा राम की पत्नी है। अब अगर रेखा राम की पत्नी है तो राम का जेंडर जो है वो अब हमें पता लग गया, ये मेल होगा। ठीक है, आरती और मोहिनी राम की बेटियां हैं। अगर नेहा बेटी है तो आरती भी होगा, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, और मोहिनी भी होगा। सॉरी, ये लाइन कैसे खींच जाती है बार बार। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुनीता मोहिनी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये इसके पापा की मम्मी हो जाएगी, पिता की माता जी हो जाएंगी, यानी दादी जी हो जाएंगी, किसकी, मोहिनी की। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना आसान है। देखो अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए अपने एंड से भी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने राइट थे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। तो ए और बी जो है भाई हैं, जेंडर का पता चल गया क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ठीक है, सी और डी बहन है, लेकिन ए बी से अभी कोई मैचिंग नहीं है, इसलिए अभी हम इन्हें छोड़ देते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब जो ए का पुत्र है, कौन, ए का पुत्र, ए का पुत्र जो है वो किसका भाई है, वो डी का भाई है। और सी और डी बहन यहाँ पर देखो पहले बताया गया था, तो अब हम यहाँ पर सी और डी भी जोड़ देंगे, तो ये फीमेल हो जाएगी, और ये सी भी फीमेल हो जाएगी क्योंकि दोनों बहन हैं। अब कह रहा कि बी का सी से क्या संबंध है। तो बी जो है क्या होंगे, सी के चाचा हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चाचा, क्योंकि इसमें पूछा गया कि बी का सी से क्या संबंध है, तो बी जो है सी के चाचा होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लेते हैं। जे एन की पुत्री है, टी का विवाह एन के साथ हुआ है, एन एल का भाई है, पी का विवाह जे के साथ हुआ है, तो टी किस प्रकार पी से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। जे जो है किसकी पुत्री है, जे जो है एन की पुत्री है। ठीक है, जे का ही जेंडर हमें पता है, लेकिन एन का जेंडर नहीं पता अभी। टी का विवाह एन के साथ हुआ, तो टी का विवाह एन के साथ हुआ। अभी भी नहीं पता कि पति कौन और पत्नी कौन है। ठीक है, एन एल का भाई है। अब देखते हैं, यहाँ पता लगेगा। एन जो है एल का भाई है, इसलिए हमें पता लग गया। अगर ये मेल होगा तो ये गारंटेड फीमेल होगी, क्योंकि पति पत्नी फीमेल मेल होते हैं, ना कि मेल मेल और फीमेल फीमेल। ठीक है, तो अब हमें टी का भी और एन का भी जेंडर पता लग गया है, एल का जेंडर का नहीं पता लगा। ठीक है, पी का विवाह जे के साथ हुआ,
अब पी का विवाह जो है वो जे के साथ हुआ, तो टी किस प्रकार से पी से संबंधित है। अब एल का जेंडर हमें पता नहीं है, इसे गोली मारो क्योंकि इसमें इससे कोई भी रिलेटेड सवाल नहीं पूछा है। अब सवाल पूछा है कि टी किस प्रकार पी से संबंधित है, तो ये इसकी पत्नी की माँ हो जाएगी, और अगर पत्नी की माँ होगी तो हमने बताया कि सास हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक परिवार में कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है देख लेते हैं। ए और बी सी की संतान है जो उनकी माँ नहीं है। जी ए का पुत्र है। जी जे का एकमात्र भाई है। एच जे की माता है। एच आई की पुत्र वधु है। आई की केवल एक बेटी और एक बेटा है। जे ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देख लेते हैं कैसे होगा सोल्व। सबसे पहले लिखो कि ए और बी जो है किसकी संतान है, सी की संतान है। तो ए बी जो है सी की संतान है और इनका जेंडर गिवन नहीं है, और अभी सी का भी जेंडर गिवन नहीं है, कुछ नहीं पता अभी हमें कौन मेल है कौन फीमेल है। जो उनकी माँ नहीं है, अगर माँ नहीं है तो पिता होगा, इसका मतलब हमें सी के जेंडर का पता चल गया। जी जो है ए का पुत्र है। अब ये जी जो है ये ए का पुत्र है। जी जो है ए का पुत्र है, ठीक है। जी जे का एकमात्र भाई है। अब जो ये जे है, जी जे का एकमात्र भाई है, अभी भी इसके जेंडर का नहीं पता लगा। एच जो है वो जे की माता है। अब एच जो है वो जे की माता है। अगर जे की माता होगी तो ए की पत्नी हो जाएगा, और अगर ये पत्नी हो जाएगी तो ये मेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए का हमें जेंडर पता चल गया। एच आई की पुत्र वधु है। अगर एच जो है आई की पुत्र वधु होगी तो कहीं ना कहीं सी और आई पति पत्नी हो जाएंगे, इसलिए आई का भी जेंडर पता चल गया। आई की केवल एक बेटी और एक बेटा है, तो आई की केवल एक बेटी और एक बेटा है। तो आई की बेटी और बेटा, देखो अगर ये बेटा है तो ये बेटी हो जाएगा। बी का भी जेंडर यहाँ पर हमें पता चल गया है। अब कह रहे कि जे ए से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर जे ए से किस प्रकार संबंधित पूछ रहा है तो यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि जे का यहाँ पर जेंडर गिवन नहीं है, नहीं बताया गया हमें क्वेश्चन में जे का जेंडर। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर पूछता है ए जे से किस प्रकार संबंधित था, फादर से यानी पिता हो जाता, ठीक है। लेकिन इस केस में गलत होगा क्योंकि ये पूछेगा कि जे से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जेंडर गिवन नहीं है, तो आंकड़े अपर्याप्त, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा ई इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ए बी और सी का भाई है। ए बी और सी का भाई है, तो अब ये जो ए है, सॉरी ये कहाँ से लग जाता है, ये ए जो है बी और सी का भाई है। अभी बी और सी का जेंडर का नहीं पता चला। डी जो है वो सी की माँ है। अब डी जो है सी की माँ है। ई जो है ए के पिता हैं। अब ई जो है ए के पिता हैं, तो ये हो जाएंगे पति पत्नी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जाता। अब इस सवाल में कह रहा है कि ये जो हमें 5 आंसर यहाँ पर दिए हैं, इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं 5, इनमें से एक ऑप्शन जो बिल्कुल सत्य नहीं माना जा सकता, यानी वो गलत भी नहीं है लेकिन वो सही भी नहीं माना जा सकता, तो वो हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ई जो है बी का पिता है, तो ई बी का पिता होगा क्योंकि जेंडर वेंडर तो दिया नहीं है। अगर बेटी हो चाहे बेटा पिता तो ई ही होगा, इसलिए ई राइट हो जाएगा। ई बी का पिता है, पक्का है, ठीक है। कह रहे कि ई डी का पति है, और ई डी का पति है, हाँ यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। ए डी का पुत्र है। अब ए जो है ये डी का पुत्र है क्योंकि इसका जेंडर हमें पता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। बी ई का पुत्र है। अब ये बी जो है ये ई का पुत्र है, नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि इसके जेंडर का हमें नहीं बताया गया क्वेश्चन में, इसलिए मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, यानी बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है। डी ए की माँ है, आगे देखते हैं। डी ए की माँ है, ठीक है। डी जो है ए की माँ, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ये इसकी माँ हो जाएगी।
तो इसमें हमें ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता लेकिन ये गलत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल का पता नहीं है, सही सत्य नहीं माना जा सकता, निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, आप इसे मैं ये आपके लिए कमेंट में छोड़ रहा हूँ, आप इसका ऑप्शन मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम जैसे 10th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सेकंड वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सवाल है जवाब है वो हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो और जो आपने मुझसे मैंने कहा था कि अपने एंड से क्वेश्चन सोल्व करने कीजिए, अगर आपने करने की कोशिश की है तो ईमानदारी से मुझे बताइए कितने आपने सोल्व किए हैं। तो चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।